नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज 14 अप्रैल का दिन है और 14 अप्रैल का दिन हमारे देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। आप सबको दूरदर्शन हरियाणा की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके विचारों के बारे में। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज एडवोकेट जनक राज अटवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जनक राज जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इनके मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बात इनके साथ करने वाले हैं। सो एडवोकेट जी, भारत के राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जी। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, आज के वक्त में भी। तो आपको लगता है कि उनके विचारों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो पाई? हाँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बाबा साहब की हमें करनी चाहिए थी, हमारे देश में उसके ऊपर अमल करना चाहिए था और वो नहीं हो पा रही हैं। और आज हम चाहेंगे कि आप ऐसी बातें ज़रूर शेयर करें दर्शकों के साथ। शेयर आज हम आप ही से पूछने वाले हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके विचारों के बारे में, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है उनके बारे में, उनके विचारों को आपने लोगों तक पहुंचाया है। तो कौन से ऐसे विचार हैं जो आज आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर समतामूलक सिद्धांत के पक्षधर रहे हैं और बाबा साहब ये चाहते हैं कि किसी प्रकार की विषमताएं ना हो, ऑल आर इक्वल। तो हम सभी को इक्वलिटी जरूर हो, हम समानता के आधार पर आगे बढ़ें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव जातीय, नस्ल का, रंग का ये ना हो। जी। अब अर्थव्यवस्था के बारे में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत कुछ लिखा था उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। वो कहते थे कि किसी देश को अगर तरक्की करनी है तो उस देश की करेंसी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? उन्होंने एक लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़। तो जो वो उनका सार था उस बुक का लिखने का, उसके आधार पे ही आज की भारतीय अर्थव्यवस्था, और ना केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि लंदन की, यूके की जो अर्थव्यवस्था है वो भी उसी पे बेस्ड है। क्योंकि बाबा साहब ने इकोनॉमिस्ट के रूप में भी काम किया, वो इकोनॉमिस्ट भी थे और लंदन से ही उन्होंने इकोनॉमिक्स के उसमें एमए किया, पीएचडी भी किया। उनका मुख्य जो विषय था वो यही था कि कैसे हम करेंसी को मजबूत करें। और बाकायदगी से जैसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में था वैसा ही इंटरनेशनल लेवल पे भी था, उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने कहा कि सोने के इक्वल हमारी करेंसी हो। क्योंकि सबसे महंगी और सबसे जो इम्पोर्टेंट धातु थी वो सोना माना गया था। तो उन्होंने कहा था कि करेंसी, जो भारतीय रिजर्व बैंक की भी आज पॉलिसी है कि जितनी भी करेंसी वो देश में फैले उसके बराबर का कम से कम हमारे पास सोना हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे रखा जाए तो कभी भी हमारी करेंसी जो है वो डाउन ना जाए। ये उनका एक सिद्धांत रहा है। तो आज के वक्त की अगर बात करें तो कौन से देश हैं जो उनके अर्थव्यवस्था को लेकर जो उनके विचार थे उनको फॉलो कर रहे हैं? हाँ नहीं, भारतीय देश तो भारत तो है ही है। भारत में जो रिजर्व बैंक की पॉलिसीज हैं या नीति आयोग है या जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी हैं, उन्होंने शिक्षा पे बहुत अच्छा जोर दिया। वो स्पेशल बजट रखवाते रहे हैं शिक्षा पे। उसी आधार पे जो उन्होंने रुपीज़ की मजबूती के लिए जो बुक लिखी थी, उसी आधार पे, उन्हीं नीतियों के आधार पे लंदन की जो अर्थव्यवस्था है वो बेस्ड है। जो अमेरिका में भी काफ़ी हद तक उन नीतियों को फॉलो किया गया है जो बाबा साहब ने उस वक्त लिखी थी कि देश की करेंसी को कैसे मजबूती प्रदान करें। तो बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बहुत बातें की। हाँ, ये वाकई ऐसा पहलू है जिसके बारे में हमें चर्चा भी करनी चाहिए। आमतौर पे भारतीय नारी को जो पुराने रीति रिवाज थे उसके अकॉर्डिंग वो बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया था। पे बाबा साहब ये क्योंकि समतामूलक विचारों के पक्षधर थे, तो बाबा साहब ने कहा नारी को क्यों, जबकि नारी तो जननी है। उसी के अगर नारी को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, नारी को महत्व नहीं देंगे, तो कैसे देश आगे बढ़ जाएगा, कोई नस्ल कैसे आगे बढ़ जाएगी। तो भारतीय जो परिस्थितियाँ थी उनमें भी नारी को एक बढ़िया दर्जा नहीं दिया जाता था। तो बाबा साहब ने नारियों के लिए स्पेशल अधिकार दिलवाए। जो मैटरनिटी लीव है, मैटरनिटी लीव आज सभी कर्मचारी जो हैं वो अवेल करती हैं, महिलाएं, वो सारी की सारी जो पॉलिसी थी वो बाबा साहब की देन है। मैटरनिटी लीव जो लेते हैं महिला कर्मचारी,
वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने उनको बराबरी का दर्जा दिया, यहाँ तक कि बाबा साहब ने उनको राइट, जो वोटिंग का राइट था वो भी दिया। उनकी स्पेशल सोच ये रही कि जो एक 1932 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि नारियों को इतना पिछड़ापन क्यों, नारी को भी तो बराबर का दर्जा मिले, है तो वो भी इंसान, उनके आधार पे ही तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई नारी, आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर नारी को आप प्रताड़ित रखेंगे तो कैसे आप डेवलपमेंट में आ जाएंगे। तो वो नारी के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, इतने अधिकार दिए, प्रॉपर्टी में नारी को अधिकार नहीं होता था, बाबा साहब की बदौलत नारियों को प्रॉपर्टी में अधिकार मिला है, बाबा साहब की बदौलत नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। सती प्रथा थी उनका विरोध किया, बाल विवाह थी उसका विरोध किया, जो विधवा थी विधवाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन करवाए बाबा साहब ने, नारियों के लिए तो इतना कुछ किया है बाबा साहब ने कि हम सोच भी नहीं सकते। सब जो वर्ग हैं, सबके वर्गों के जो अधिकार हैं उनकी बात की थी, उसमें एक आता है किसान वर्ग, किसानों के हितों की रक्षा के बारे में भी उन्होंने बहुत बात की है। जो लैंड सीलिंग एक्ट है वो बाबा साहब की देन है, और जो किसानों की जो पहले मुजाहरे होते थे तो जो मालिक होता था वो उनके साथ दुर्व्यवहार भी करता था, उनको पूरा हिस्सा नहीं देता था, वो बेचारे मेहनत कर करके थक जाते थे। खेतीहर मजदूर तो वैसे भी बाबा साहब के लिए एक प्रेरणा का भी रहा, क्योंकि बाबा साहब खुद ऐसे थे जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ने का काम किया। तो वो देखते थे कि जब फसल के लिए मेहनत कौन करता है, खेतीहर मजदूर, तो फिर जो मालिक है वो उसके बराबर क्यों आए, उनको भी क्यों बराबर रखा जाए। तो उन्होंने खेतीहर मजदूर के लिए बहुत से नियम बनाए। पहले 8 घंटे का जो काम का है वो दिन रात मेहनत करते थे बेचारे, बट बाबा साहब की बदौलत ही उनको एक फिक्स टाइम दिया गया। आज जो कर्मचारी भी हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ये अधिकार भी तो बाबा साहब ने दिया ना, वरना पहले कोई 12 घंटे करता था, कोई 16 घंटे तक भी लेता था, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको 24 घंटे काम करने पे मजबूर किया जाता था। और बाबा साहब तो शोषण के खिलाफ ही लड़े हैं हमेशा। तो इसलिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो खेतीहर मजदूर के लिए किया, किसान के लिए किया। किसान और किसानों के लिए एक आदर्श रहे हैं सर छोटू राम जी। सर छोटू राम जी की जो नीतियाँ थी वो नीतियाँ बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुसार ही थी। बाबा साहब और सर छोटू राम में सिमिलैरिटी थी बहुत ज़्यादा। जो किसान का हक बाबा साहब दिलवाना चाह रहे थे, उसके लिए अगर कोई आंदोलन किया, उसके लिए अगर कोई प्रयास किए, उसके लिए अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन का काम करवाया तो वो सर छोटू राम जी ने करवाया। तो जिस तरीके से आपने बात की कि 8 घंटे के काम की बात उन्होंने की थी, जी जी। अगर हम उनके युवा दिनों की बात करें तो आपने बहुत किताबें और उनके जीवन के बारे में पढ़ा है, तो बाबा साहब अपने युवावस्था में किस तरीके का जीवन जीते थे, किस तरीके की उनकी जीवनचर्या रहती थी? हाँ, बाबा साहब जब भी ये सोचते थे किसी भी देश के डेवलपमेंट के बारे में, तो वो ये देखते थे कि जिस देश का युवा अगर बेरोजगार रहेगा तो वो विकृतियों में पड़ जाएगा, वो देश की उन्नति में एक सार्थक साबित नहीं हो पाएगा। तो बाबा साहब ने कहा कि सबसे पहले हमारे युवाओं को पढ़ना चाहिए, जितना वो पढ़ेंगे उतना ही उनके दिमाग का विकास होगा, और जब दिमाग का विकास होगा तो पॉजिटिवनेस आएगी। और बाबा साहब ने हमेशा पॉजिटिव रहे हैं बाबा साहब, क्योंकि आप खुद भी देखिए बाबा साहब उस समाज से थे जिसमें बाबा साहब को की जो जाति थी उसको एक पिछड़ा वर्ग के रूप में मानते थे, उनसे भेदभाव किया जाता था, छूतछात मानी जाती थी, उनके हाथ से कोई पानी नहीं पीता था उनके, बल्कि जब वो एक अधिकारी के रूप में थे तो एक पियोन ने उनको मना कर दिया था कि ये पियोन जो था वो ऊंची जाति का था और बाबा साहब की जाति को नीची जाति का माना जाता था। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस अधिकारी को पानी नहीं पिलाऊंगा। तो बाबा साहब ने उसी दिन से महसूस किया और ये देखा कि नहीं, अगर आज भी ये सिचुएशन है कि मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ और कोई पियोन मुझे पानी पिलाने के लिए भी मना कर रहा है तो ये गलत है, छुआछूत इसका मतलब ज़्यादा है। तो बाबा साहब ने हमेशा छुआछूत के खिलाफ काम किया। तो वो तो उस शोषण के पीड़ा को लिए हुए थे। उन्होंने सब जगह ये कहा कि ये शोषण, ये सब चीज़ें संकीर्णता की बातें हैं। इन संकीर्णता से कैसे मुक्ति मिलेगी जब एक देश का युवा पढ़ेगा। आज के सिनेरियो में देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत कम भेदभाव करते हैं। उस दौरान भी बाबा साहब ने कहा कि नहीं, सभी युवाओं को चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ें और अपना उस पढ़ाई का जो कैलिबर आएगा उनमें, उस कैलिबर को वो देश के डेवलपमेंट में यूज़ करें।
कहा जाता है कि बाबा साहब जो है वो जातिवाद के खिलाफ थे। हो सकता है इसको लेके बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में भ्रांतियां हों इसको लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जातिवाद के तो खिलाफ थे ही बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब ने जातिवाद को की पीड़ा को सहा था। उनको जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में दूर बिठाया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। इस तरह की व्यवस्थाएं थी पहले। बाबा साहब कहते थे कि जाति को खत्म किया जाए तभी समता आएगी। जैसे पूरे विश्व में दूसरे लोग हैं, वहाँ कोई जातीय वो भेदभाव नहीं होता है। बाबा साहब चाहते थे कि भारत में भी ऐसी व्यवस्था बने कि किसी प्रकार की कोई भेदभाव किसी के साथ जातीय आधार पे, लिंग के आधार पे या रेस के आधार पे ना हो। जितने भी संत महात्मा हुए उन्होंने भी यही शिक्षा दी, और बाबा साहब इन चीज़ों के बड़े कायल थे। वो रैदास जी से बड़े अच्छे प्रभावित थे, संत वाल्मीकि जी से अच्छे प्रभावित थे, और कबीर साहब की तो उन्होंने अपने जीवन में कई चीज़ें ऐसी लिखी भी हैं कि कबीर साहब ने ऐसा कहा तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो वो इन तीनों को अपना आदर्श मानते थे, और वो चाहते थे कि किसी प्रकार की जातीय भेदभाव ना रहे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा है कि किसी प्रकार की जातीय भेदभाव करना एक अपराध होगा, और ऐसा समाज हम विकसित करें जिसमें जाति ना हो। बाबा साहब ने शिक्षा को लेके भी बहुत जोर दिया था। वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो। उनकी स्वयं की अगर शिक्षा की बात करें तो उनकी स्वयं की शिक्षा भी बहुत ज़्यादा थी। पूरे वर्ल्ड में आज उनका जो शिक्षा है, उनकी 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी, और वो करीब 9-10 भाषाओं के ज्ञाता थे, और 32 डिग्रियां ऐसे ऐसे फील्ड में की जिसको कोई आम साधारण ही नहीं बल्कि एक अच्छा जो एजुकेटेड, जो एजुकेशन के प्रति लॉयल होगा, वो भी पढ़ने से कतराएगा, क्योंकि कंट्राडिक्टिव हो जाती है कई बार। एक डिग्री किसी सब्जेक्ट के लिए, दूसरी डिग्री किसी सब्जेक्ट के लिए। लेकिन बाबा साहब ने उन सबको कम्बिनेशन किया और 32 डिग्रियां हासिल की, और 9 भाषाएं पूरे विश्व में उन्होंने ऐसी करी जिनका वो टिप्स पे थे, वो अच्छे ज्ञाता कहलाए, और उनकी विद्वता के आधार पर ही पूरे वर्ल्ड में आज उन्हें एक सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। और बल्कि अमेरिका ने, यूनिसेफ ने, और मैं कहता हूँ आपके ब्रिटेन ने बाबा साहब की जयंती पर इसी वर्ष से नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाना शुरू किया है। नेशनल हॉलीडे मनाया जाएगा 14 अप्रैल का दिन, अमेरिका में भी और इसमें ब्रिटेन में भी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में पैदा हुआ एक ऐसा महापुरुष जिसके लिए पूरा वर्ल्ड कायल है, जिसके लिए पूरा विश्व ये सोच रहा है कि इससे ज़्यादा कोई ज्ञानवान आदमी ही नहीं है। तो हमें भी ये चाहिए कि उनके ज्ञान के अनुसार हम भी, हमारे युवा भी, हमारा देश भी, हमारी सब जितने भी, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के जातियां रहती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो बाबा साहब को फॉलो करें। और पूरे विश्व में जिस प्रकार अकेले बाबा साहब ने नाम अपना रोशन किया, तो पूरा भारत अगर जब उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा तो नेचुरली पूरा भारत विश्व में एक अग्रणी देश बन जाएगा। शिक्षा को लेके वो कुछ बोलते थे कि हम सबको हिंदी के साथ साथ में दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। हाँ, उन्होंने कहा कि जितनी भी भाषाएं हैं क्योंकि हिंदी तो हमारे देश की भाषा है, इंग्लिश के बारे में भी उन्होंने कहा, फ्रेंच के बारे में भी यही कहा। तो वो किसी भाषा के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि जितनी भाषाएं पढ़ी जाएं उतना ही अच्छा। और वो 9 भाषाएं जो मैंने बताया कि 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, वो इसी आधार पे थे। और वो चाहते थे कि भारत में भी किसी प्रकार की भाषा को लेके कोई ये ना हो। हालांकि भाषा बहुत हैं, विषमताएं हैं भारत में। आप साउथ में चले जाएंगे कोई और भाषा है, उत्तर में चले जाएंगे और भाषा है, पूर्वांचल में चले जाएंगे और भाषा होगी। तो वो सारी भाषाओं का मिक्स हमने किया और उसके आधार पे ये कर दिया कि देश में हिंदी है तो हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हो। और राष्ट्रभाषा घोषित होने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हमारे देश का तो एक महत्व है हिंदी का, लेकिन जब कभी भी विदेश में जाएंगे तो इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को भी उन्होंने बराबर की तरजीह दी। याद आ गया, उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वो ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है हर युवा के लिए, हर समाज के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के धार्मिक विचारधारा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां हों उनकी धार्मिक विचारधारा को लेके भी, आपने पढ़ा है उनके बारे में, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, उन्होंने कहा था कि धर्म, वैसे तो वो जैसे संत रैदास थे, मैंने बताया, वाल्मीकि जी थे, क्योंकि खुद सफाई कर्मचारियों, जो महार जाति है वो सफाई कर्मचारियों का पेशा है, और बाबा साहब महार जाति थे। स्ट्रीट आज भी अगर देखेंगे तो स्ट्रीट जो स्वीपर होते हैं
जो गलियां साफ करते हैं, बाबा साहब उस कम्युनिटी से थे। तो उन्होंने स्पेशली कहा कि किसी भी प्रकार का काम कोई छोटा नहीं है, सोच रखें और सोच समानता की रखें। उन्होंने कहा कि जो एक हिंदुइज्म था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया था जब वो लास्ट के दिनों में, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में विषमताएं ज़्यादा हैं, तो उन विषमताओं को ख़त्म किया जाए। मानव मानव में किस प्रकार का भेद, अगर वो कहते थे, रत्तू जी से एक बार उन्होंने बात भी की, तो रत्तू उनके पीए थे, नानक चंद रत्तू बाबा साहब के पीए रहे हैं और लास्ट के दिनों तक वो उनके साथ रहे। तो रत्तू जी को कई बार रत्तू जी पूछते थे कि बाबा साहब आप हिंदू धर्म की इतनी आलोचना क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा मैं आलोचना हिंदू धर्म की नहीं कर रहा, हिंदू धर्म की आलोचना अगर करता हूं तो इस बात के लिए करता हूं कि हिंदू धर्म में विभिन्नताएं हैं, भेदभाव है, मानव मानव में फर्क किस बात का? आप ये कहते हैं कि अपर वर्ग है, ये लोअर वर्ग है, तो आप अगर आस्था है तो परमात्मा के लिए तो सभी एक हैं। बट उन्होंने जब उनके साथ गांधी जी के जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हुई तो कम्युनल अवार्ड जब घोषित हुआ तो उसमें कहा गया कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये हिंदू है। तो बाबा साहब ने कहा सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, क्योंकि बाबा साहब तो समता मूलक विचारधारा के वो थे। उन्होंने कहा हम तो सबसे पहले भारतीय हैं। तो उन्होंने कहा कि इंसानियत होनी चाहिए, और जब इंसानियत को देखने के लिए बात हुई तो उन्होंने कहा कि जहाँ भेदभाव नहीं है और ऐसी इंसानियत है तो वो बौद्ध धर्म में है। तब उन्होंने आई थिंक 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों की संख्या में अपने जो उनके फॉलोअर्स थे उनके साथ हिंदू धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म की ज्वाइनिंग की थी। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है, आप उनकी जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं किताबों के माध्यम से। तो उनके निजी जीवन की अगर बात करें, अगर लाइटर मोड पे थोड़ा सा आए तो क्या कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, बाबा साहब ने जो उनके सिद्धांत रहे हैं, नशा जो है वो नहीं करना चाहिए, तो बाबा साहब कभी नशा नहीं करते थे। और बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अगर नशा है तो सिर्फ एक चीज़ का है कि मैं किताबें पढूं और लोगों को समानता के आधार पर आगे बढ़ाऊं। ये उनका एक मेन पॉइंट रहा। और दूसरा वो कहते थे निरक्षरता किसी भी समाज में ना रहे। 3 नन्हे जैसे सेसा बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ऐसे ही 3 नन्हा नकार के रूप में भी उन्होंने कहा कि नशों से दूर रहो और निरक्षरता से दूर रहो और ना इत्तेफाकी से दूर रहो। ना इत्तेफाकी ये कि एक दूसरे से मेलजोल रहेगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा भी था कि हम ऐसे समाज का एक निर्माण करें जिसमें जातियां ना हो, जिसमें विषमताएं होते हुए भी एकता हो और जिसमें हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से हमारे युवा जो है वो प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत सारे संदेश हैं आज के वक्त में भी हमारे युवाओं को रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे संदेश जो इस वक्त आप बताना चाहेंगे जिनसे प्रेरणा हमारे युवा ले सकते हैं? बाबा साहब ने युवाओं को लेकर बहुत अच्छी बातें कही हैं और युवाओं को उन्होंने कहा है कि जिस देश में युवा अगर बेरोजगार होगा तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसलिए युवाओं को सर्विस के मौके मिलने चाहिए। युवाओं को सर्विस के मौके तब मिलेंगे जब वो अच्छे से एजुकेशन लेंगे, और अच्छे से एजुकेशन लेंगे तो वो पॉजिटिव रहेंगे, और जब पॉजिटिवनेस से कोई आगे देश सेवा का काम करेगा, चाहे वो IAS बने, चाहे वो IPS बने, चाहे वो किसी भी पद पे रह के काम करे जो सरकारी पद हैं, उस आधार पे उनकी पॉजिटिवनेस काम आएगी और देश जल्दी से तरक्की करेगा। तो सभी युवाओं को मैं चाहूँगा कि बाबा साहब के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी उनके बारे में पढ़ा जा सके वो नॉलेज लें और अच्छे से देश के काम आएँ, अच्छे से तरक्की करें, देश की तरक्की में उनका एक अहम योगदान हो। यही मेरा संदेश मैं चाहूँगा कि बाबा साहब का संदेश युवाओं तक जरूर पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जनक राज अटवाल जी। आज हमने बात की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आज 14 अप्रैल का दिन है और आज के दिन देश भर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। एक बार फिर से आप सभी को दूरदर्शन हरियाणा की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।